हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स विद पुरुषोत्तम। और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ शानदार क्वेश्चन। इससे पहले हम आपको 2 क्लासों में क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं और क्वेश्चन की जो क्लास पहली थी उसमें थोड़ा सा लेवल जो था मैंने नॉर्मल रखा हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा अप किया था। आज उससे भी थोड़ा सा अप करेंगे लेवल को। तो चलते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कॉमन बात ज़रूर हम आपसे बोलना चाहेंगे, हर बार हमसे बोलते हैं कि यदि आपने बेसिक वीडियोज नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देख करके आइए भैया। सारे हमने लाइन से वीडियो को अपलोड करके रखा हुआ है, आप निश्चित तौर पर वहाँ पर जाएंगे, आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट खोल लेना, आपको ट्रायंगल यानी त्रिभुज नाम से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप जाएंगे तो कॉन्सेप्ट वीडियो भैया पहले सबसे पहले देखें उनको चीज़ों। इसके बाद आप क्वेश्चन पे आए, आपको एक एक लाइन समझ में आएगी। तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं क्वेश्चंस पर। तो आज पिछली वीडियोज की तरह भी इस क्लास में भी आपको क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर मिलेंगे। तो भैया आज का जो पहला क्वेश्चन है बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। अच्छा, और यदि आप हमारे चैनल के नए व्यूअर्स हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और एक अपने दोस्तों में किसी को भी शेयर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को बढ़ाने की कोशिश करें, इतना ज़रूर आपसे सबसे कहना चाहेंगे। वीडियो को फ्री में मत देखा करो, इतना आप सबका बनता है। चलिए, तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। हमारे पास क्वेश्चन है, एक समकोण के त्रिभुज के न्यून कोणों से, याद रखना एक समकोण त्रिभुज है इस तरीके का, इसके न्यून कोणों से भैया आपको पता होना चाहिए कि इसमें एक समकोण होता है जिसका मान 90 डिग्री होता है। न्यून कोण कौन से होंगे? एक तो ये वाला कोण होगा, एक ये वाला कोण होगा, इसको हम क्या कहेंगे? दोनों न्यून कोण होंगे। न्यून कोणों से बनाई गई माध्यिकाओं, याद रखना न्यून कोणों से इस पर माध्यिकाएं खींची गई हैं, तो इस यहाँ से जो माध्यिका आएगी वो लगभग यहाँ पे ज्वाइन करेगी। माध्यिका हमेशा आधा आधा कर देती है और यहाँ से जो माध्यिका जाएगी वो यहाँ पे लगभग हो जाएगी। माध्यिका है तो ये दोनों पार्ट्स 3 पॉइंट हमने दे दिए, दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये दोनों पार्ट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। माध्यिकाओं की लंबाई 6 तथा कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो हमने इसका नाम दिया ए बी और इसका नाम हो जाएगा सी, और माध्यिका इसका नाम दे दिया मैंने पी और इसका नाम दे दिया हमने क्यू। तो एक माध्यिका तो हो गई है ए पी जिसकी लेंथ हमने ले ली 6 है, और एक ले ली हमने सी क्यू जिसकी हमने लेंथ ले ली है 8 सेंटीमीटर। कितनी ले ली है प्यारे बच्चों? 8 सेंटीमीटर। ये लिख दिया है। आपको फाइंड करना है त्रिभुज के कर्ण की लंबाई बतानी है भैया। ए सी इज इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क, ये मुझे बताना है भैया। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश आप सब जरूर किया करें प्यारे बच्चों। क्वेश्चन को देखें, समझें, परखें और करने की कोशिश करें। वीडियो को पॉज करके एक बार करने का मन कोशिश जरूर किया करें भैया। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं भैया। आप ही देखेंगे हमने लिखा है यहाँ पे, मैं क्या लिख सकता हूं भैया? ट्राइंगल ए पी बी में हमने लिखा त्रिभुज ए बी पी में। ए बी पी में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या लिख सकता हूं मैं? ए पी बी में तो यहां पर कर्ण भुजा कौन कहलाएगी? ए पी कहलाएगी। तो मैं लिख सकता हूं कि ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू में कौन हो जाएगा? ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू में ए बी का स्क्वायर और प्लस में बी पी का स्क्वायर, बी पी का स्क्वायर, सॉरी बी पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी पी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, ए पी की मुझे वैल्यू दी गई है, कितनी है प्यारे बच्चों? ए पी की वैल्यू 6, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 36 का। 6 का स्क्वायर करोगे 36 हो जाएगा। ए बी को हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? ये मुझे देखना है। सॉरी, बी पी को मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर हमने लिया ए बी का स्क्वायर इज इक्वल प्लस में बीपी को मैं क्या लिख सकता हूं? बीपी को लिख सकता हूं BC बाई 2। तो BC बाई 2 का होल स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर बाई 2 को हमने होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। एक इक्वेशन बन गई है। अगली इक्वेशन बनाई किस ट्राइंगल को लेकर के? हमने लिखा है यहाँ पे ट्राइंगल, किस में ले रहे हैं हम? BQC में। BQC में क्या हो जाएगा भैया? QC क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस हो जाएगा। क्यों? तो QC का स्क्वायर इज इक्वल टू में BQ का स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हमने QC का स्क्वायर इज इक्वल टू में ये हो जाएगा BC का स्क्वायर और प्लस में BQ का स्क्वायर।
बी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, बी क्यू को मैं लिख सकता हूँ ए बी बाई टू। तो हमने इसको लिखा ए बी बाई टू का होल स्क्वायर करोगे तो ए बी का स्क्वायर अपॉन में इस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 प्लस में ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर इक्वल टू में क्यू सी की वैल्यू हमें दी गई 8, तो कितना हो जाएगा 64। ये हो जाएगी इक्वेशन हमारी सेकेंड। हमने यहाँ पे लिखा दोनों इक्वेशन को हमने जोड़ दिया, पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हमने जोड़ दिया, तो 36 और 64 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इक्वल टू में इन दोनों को हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर बाई 4 प्लस में बी सी का स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और बाई में 4। एलसीएम ले लोगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4ab स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, नहीं 4bc स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 4bc स्क्वायर। प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 4bc स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर आ जाएगा ab स्क्वायर। देख लीजिए ए बी हमारे पास 4, यहाँ 1 है, बी सी यहाँ 4 और यहाँ पर 1 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 4 का इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएंगे 400 इक्वल टू में 5 और यहाँ पर आ जाएगा ए बी का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर और ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ ए सी स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं ए सी का स्क्वायर। 5 को डिवाइड में भेज देंगे तो ये हो जाएगा 80 का वर्गमूल निकाल देना तो कितना हो जाएगा 4√5 बराबर में ए सी। क्या प्यारे बच्चों आपको समझ में आया है या नहीं आया, कितना समझ में आया ये मुझे आप कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कितना समझ में आया भैया, कितना नहीं आया है, या आप मुझे ज़रूर अवगत करवाएं कमेंट के माध्यम से। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। फिलहाल उम्मीद करते हैं आप सबने लिख लिया होगा या फिर नोट कर लिया होगा। भैया हम हमेशा कहते हैं अगर आप हमसे पढ़ने के लिए बैठे हैं तो पेन कॉपी को लेकर के हमेशा बैठा करें, ताकि आपको जो भी आपको नई चीज़ मिले आप उसे हमेशा नोट करें, अच्छे तरीके से नोट्स बनाएं, ताकि आपको दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास बड़ा ही शानदार है। अगला प्रश्न ये है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। ट्राइंगल एबीसी में आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा, ट्राइंगल एबीसी में ये लिखा गया है डीई पैरेलल टू बीसी। ये लिखा गया है एक ट्राइंगल है डीई, इसका नाम है ए बी और सी। ट्राइंगल एबीसी में डीई पैरेलल टू बीसी, डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है, ये है डी और ये है ई, ये दोनों आपस में बीसी के पैरेलल हो गई हैं। उसने कहा है डी बीसी के पैरेलल हो गया है। अच्छा, उसने कहा हुआ है कि डी ए बी पर एक बिंदु है, डी ए बी पर एक बिंदु है। भैया थोड़ा सा नीचे होगा हल्का सा, उसका रीजन मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने क्वेश्चन रीड कर लिया। भैया थोड़ा सा नीचे होगा ये वाला पॉइंट, ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा ई। मैंने नीचे की ओर क्यों लिया थोड़ा सा, अभी आपको लॉजिक पता लग जाएगा। क्वेश्चन में आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें लिखा गया है 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, फिर लिखा ई ए सी पर एक बिंदु है, ई जो है वो ए सी पर एक बिंदु है। अच्छा, डी ई ट्राइंगल बीसी को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करता है। मतलब डी जो लाइन है इस ट्राइंगल को 2 बराबर एरिया में डिवाइड कर देता है, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया। यहाँ पर एक बनेगा समलंब चतुर्भुज जिसे हम कहते हैं ट्रेपेजियम, और यहाँ पर ट्राइंगल, इन दोनों का एरिया इक्वल है। तब आपको ये बताना है कि डी बी रेशियो में ए बी की वैल्यू कितनी होगी, ये मुझे आपको बताना है। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको। इन दोनों के एरिया इक्वल हो गए हैं। किसका किसका एरिया, मैं लिख सकता हूं कि क्षेत्रफल ए डी ई का एरिया बराबर में क्षेत्रफल किसका हो जाएगा, डी ई बी सी का एरिया, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इन दोनों का एरिया बराबर होने की दशा में बहुत अच्छे तरीके से समझना मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको कई बार इन चीज़ों को बता चुका हूँ, कई बार बहुत अच्छे तरीके से मैं इन चीज़ों को समझा चुका हूँ। आप ही बताएं जब ये दोनों पैरेलल होंगी तो क्या ये वाला कोण इसके बराबर होगा या नहीं होगा, और ये वाला कोण इसके बराबर होगा या नहीं होगा। तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर ये 2 कोणों के बराबर हैं तो मैं लिख सकता हूं कि ट्राइंगल ए डी ई जो होगा वो किसके समरूप होगा, ट्राइंगल ए बी सी के समरूप होगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ट्राइंगल जो डी बी ए डी बी ई है वो ए बी सी के समरूप होगा, इस चीज़ को याद रखना। जब ये छोटा वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के अगर समरूप हो गया है तो निश्चित तौर पर इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है, यहाँ देखना मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ थोड़ा सा देखिएगा। मैंने लिखा क्षेत्रफल
ए डी ई का बटे में क्षेत्रफल ए बी सी, इन दोनों के जो क्षेत्रफल हमने लिखे हैं, याद रखना इन दोनों का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर पता क्या लिख रहा हूँ इसके बारे में, हम लिख रहे हैं यहाँ पर इनकी कोई साइड्स ले ली हमने। अब वही साइड्स क्योंकि DB और AB मुझे चाहिए है तो मैं इन्हीं साइड्स को यूज करूंगा। तो हमने यहाँ पर देखें इसमें कौन सी साइड आ रही है, ADE में, तो आप कहेंगे सर AD आ रही है, और ABC में कौन आ रही है, AB आ रही है। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि AD अपॉन में AB का स्क्वायर। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा भैया, क्षेत्रफल संबंधित प्रमेय है ये। लगभग हमने वीडियो नंबर 12 में आपको इसको इलेबोरेट किया हुआ है, क्षेत्रफल संबंधित प्रमेय को। तो आप ही बताएंगे, अब देखना ADE और ABC इन दोनों के एरिया बराबर हैं, तो अगर हम ADE का एरिया 1 ले लेते हैं तो क्या इसका भी एरिया 1 हो जाएगा क्यों? और जब इसका एरिया 1 हो जाएगा तो हमने ADE का एरिया रखा हमने कितना, 1, यहाँ पर लिख रहे हैं इंप्लाइज दैट में 1 अपॉन में, तो ABC का एरिया कितना हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 इक्वल टू में यहाँ पर ये हो जाएगा AD अपॉन में, सॉरी AD नहीं है यहाँ पर प्यारे बच्चों, AB है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, AB, और यहाँ पर स्क्वायर जो था तो यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट लगा दिया है। मैं लिख सकता हूँ, ये आ चुका हमारे पास कि AD अपॉन में AB इज इक्वल टू आ चुका है 1 अपॉन √2, ये आ चुका है। अब आप ये सुन लीजिए, देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से कि मुझे क्या चाहिए, यहाँ DB चाहिए और यहाँ AB चाहिए। भैया AD की जगह पर यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे DB चाहिए है। क्या चाहिए प्यारे बच्चों, DB। तो ये कैसे आएगा इसके बारे में भी आपको पता लगना चाहिए। तो हमने पता क्या किया है प्यारे बच्चों, दोनों को एक में से हमने माइनस किया, इसको भी हमने एक में से माइनस किया है और इसको भी हम क्या लिख रहे हैं, AD बटे में AB, और इसको भी हम 1 में से माइनस कर रहे हैं तो 1 माइनस 1 अपॉन √2। इसको आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ AB आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, AB माइनस में AD बराबर में √2 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, √2 माइनस में 1। AB में से AD चला जाएगा, AB में से अगर AD चला जाएगा तो क्या बचेगा, DB, तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा DB अपॉन में आ जाएगा प्यारे बच्चों AB, और रेशियो कितना आ जाएगा, √2 माइनस 1 अपॉन में √2। प्यारे बच्चों ये अपना आंसर आ जाएगा। देख लीजिए किसी ना किसी एक ऑप्शन में जरूर लिखा होगा, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। देख लीजिए निश्चित तौर पर, और मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है, आशा है आपको पूरा बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ समझ में आई होगी। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, जो भी आपको करना हो। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन को लेते हैं। कितना समझ में आया आप सभी को, ये मुझे आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसको, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए हमने इसको मिटा दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है अगला क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल ABC में एक कोण ABC का समद्विभाजक। देखना प्यारे बच्चों, ये लिखा गया है कि एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल ABC हो गया। ट्रायंगल ABC में इसका नाम है A, इसका नाम है B और इसका नाम है C। ABC में कोण ABC का इसका द्विभाजक, यानी इस तरीके से कोण द्विभाजक, यानी ये दोनों पार्ट्स आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, द्विभाजक। उसने कहा BC B को D पर काटता है, B को D पर काटता है, B को किस पॉइंट पर काटता है, D पर काटता है। तो हमने यहां पे लिखा थोड़ा सा इसका फिगर हल्का सा, BC को D पर काटता है, B नहीं, द्विभाजक BC को D पर काटता है। अच्छा यहां पर D पर काटता है, यहां पर हमने लिख दिया D। यहां पर देखें BC को नहीं लिखना था, यहाँ AC को लिखना था, थोड़ा सा हल्का सा मिसप्रिंट है उसमें भैया। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। और त्रिभुज के परिवृत्त त्रिभुज के परिवृत्त को E पर काटता है। भैया इसका जो एक परिवृत्त होगा इसका ट्रायंगल का, हमने इस तरीके से थोड़ा सा परिवृत्त बनाए ब्लू पेन से। चलिए कोशिश करते हैं थोड़ा सा अच्छा सा बने, इस तरीके से भैया परिवृत्त है। और ये पॉइंट जो है यहाँ पर E पर मिल रहा है, किस पॉइंट पर, E पर। ये वाला पॉइंट D है भैया,
ये वाला छोटा सा पॉइंट हमने दे दिया, डी पॉइंट है, और यहाँ पर ए पर मिल रहा है। आगे सुनिएगा, डी की लेंथ 3 है भैया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो 3 है। आगे चलें, फिर ए सी की लेंथ 4 है भैया, ए से सी तक की लेंथ जो है, ए से सी तक की जो लेंथ है वो कितनी है, 4, यानी ये वाली जो लेंथ है वो कितनी है प्यारे बच्चों, 4 हमने लिख दिया 4 भैया, ये 4 हो गई है। आगे चलें, फिर उसमें लिखा गया है कि AD की लंबाई 5 है, AD कहाँ है प्यारे बच्चों, ये है, नहीं थोड़ा सा गलत बन रहा है भैया, कहीं ना कहीं उसमें लिखा गया है कि ट्रायंगल ABC में ABC का द्विभाजक BC को, याद रखना BC को भैया थोड़े से नाम गलत लिख गए हैं, नाम गलत दे गए हैं। आप एक काम करिए भैया, यहाँ पर A लिख लीजिए और यहाँ पर B लिखिए, अब सही होगा। उसने कहा था ये तो सही हो गया है। AC की लेंथ है कितनी है प्यारे बच्चों, AC की लेंथ है 4, ये 4 है। AD की लेंथ यहाँ D पॉइंट था, ये इसकी लेंथ है 5 हमारे पास। आगे देखते हैं, आपको बताना है AB की लंबाई कितनी होगी, A से B तक की भैया, इसकी लंबाई कितनी होगी, ये वाली लंबाई हमने मान लिया है कि AB इज इक्वल टू में AB की जो लेंथ है वो क्वेश्चन मार्क हमने यहाँ पे लिख दिया। चलिए इसकी लंबाई निकालते हैं, कैसे निकलेगी इसकी लंबाई देखते हैं। तो इसकी लंबाई निकाल रहे हैं भैया, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा देखते हैं। आप ये बताएंगे पहले बच्चों, ये वाला कोण इसके बराबर है, इसको हमने इससे ज्वाइन कर दिया है। अब एक यहाँ पर व्रत की कंडीशन लग जाएगी। एक व्रत में एक कंडीशन होती है प्यारे बच्चों के, एक ही व्रतखंड में बने हुए दो कोण आपस में बराबर होते हैं। हालांकि आपको अभी पढ़ाया नहीं हमने, आप ये मान के चलिए कि ऐसा होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखें, पॉइंट ए को देखें और सी को देखें, तो क्या ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इसकी ये वाला कोण इसके बराबर होगा क्या? देखो इन दोनों बिंदुओं से ये वाला कोण भी बन रहा है और इन्हीं दोनों बिंदुओं से ये वाला कोण भी बन रहा है, तो मैं इस कोण को इसके बराबर कह सकता हूँ क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल इन दोनों को कोण को बराबर होंगे। तो अब हम लिख रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा प्यारे बच्चों, मैं लिख रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। मैंने लिखा कि ए बी और डी एंड किसमें, ए ई और सी, इन दोनों ट्रायंगलों को हम समरूप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं भैया। यहाँ देखना, मैं लिख रहा हूँ कि इसमें जो कोण B है वो इसमें कोण किसके बराबर है, E के बराबर है। और इसमें याद रखना, इसमें जो कोण A है वो इसमें याद रखना, ये वाला जो कोण है ना, आधा इसमें आता है और आधा इसमें आता है, तो मैं लिख सकता हूँ कि कोण A बराबर में क्या हो जाएगा, कोण A। अब हम इसका नाम लिख रहे हैं, A से समरूप हो जाएंगे, ए रूल से ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ ट्रायंगल ए बी और डी। ए बी डी का नाम क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं ए का नाम तो ए ही होगा, ट्रायंगल ए होगा। इसके बाद में बी का नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी का नाम यहाँ पर ई है, सॉरी थोड़ा सा गलत लिख गए हैं, बी का नाम यहाँ पर क्या है, ई है। और इसके बाद में डी पॉइंट बचा हुआ, डी का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। चलिए ए बी डी का नाम क्या हो जाएगा, ए ई सी। ए बी डी का नाम क्या हो जाएगा, ए ई सी नाम हो जाएगा। चलिए आप ही बताएंगे तो क्या इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा? तो भुजाओं को हमने लिखा यहाँ पे, हम लिख सकते हैं यहाँ पे भुजाओं का अनुपात, जब ये दो ट्रायंगल समरूप हो गए तो मैं लिख सकता हूँ कि ए बी बटे में ए ई इज इक्वल टू में बी डी और बटे में कितना हो जाएगा, ई सी। ई सी बराबर में ए डी और बटे में कितना हो जाएगा, ए सी। भैया देख लेते हैं किन किन को यूज करके चलेंगे हम, क्योंकि ए सी ई सी से हमें कोई मतलब नहीं, तो ई सी वाला पॉइंट हटा देते हैं, ये वाला पॉइंट हम इरेज करके चलते हैं, इन दोनों को हम लेके चलते हैं। तो ए बी की लेंथ मुझे निकालना है भैया, ये लिख दिया हमने। ए ई बताएं लेंथ, ए से ई तक की लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 ये 3 कितना हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू ए डी। ए डी की लेंथ कितनी है प्यारे बच्चों, ए से लेकर के डी तक की लेंथ 5 है, ये लिख दिया हमने। और AC की लेंथ कितनी दी है मैं प्यारे बच्चों, 4। हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया भैया, 4 का चला जाएगा 2 बार और 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो AB इज इक्वल टू में आ जाएगा 10। प्यारे बच्चों कितना समझ में आया, जल्दी फिर से एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना है कितना आपको समझ में आया और कितना आपको नहीं आया है, ये आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा प्यारे बच्चों। चलिए तो आप फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, जो भी करना हो। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है बड़ा ही शानदार है, छोटा सा हल्का सा कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चन है, तो इसको हम इरेज करते हैं। कोणों के आधार पर भुजाओं का जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था उसी पर आधारित अगला क्वेश्चन हमारे पास है। तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा भैया, दिख गया होगा।
अगला क्वेश्चन ये, ट्रायंगल एबीसी में कोण ए जो है ना 40 है और बी जो है वो 60 डिग्री है। ट्रायंगल एबीसी में ए जो है वो 40 डिग्री है। ये 40 डिग्री हमने क्या दिया, छोटा सा है, इसकी वैल्यू हमने क्या दे दी है, चलिए ए। इसके बाद में बी है 60, 60, ये वाला 60 हो जाएगा। आगे चलें तो निश्चित तौर पर 40 60, तो निश्चित तौर पर ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। आपको बताना है त्रिभुज की सबसे कौन सी छोटी भुजा सबसे छोटी होगी। भैया सबसे छोटी भुजा आपको बताना है। भैया मैं आपको बता चुका हूं, त्रिभुज में कोणों के आधार पर जो भुजाओं का डिस्क्रिप्शन है भैया, सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है और सबसे छोटे कोण के सामने वाली भुजा सबसे छोटी होती है। भैया जितना कोण छोटा होगा उस कोण का मुंह उतना कम खुला होगा, तो भैया उसके सामने वाली भुजा उतनी छोटी होगी। तो आप ही बताएं इन तीनों में सबसे छोटा कोण कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सर ए है सबसे छोटा कोण। हमने यहाँ पे लिखा सबसे छोटा कोण, सिंपल सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सबसे छोटा कोण कौन सा है, कोण ए है। तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी, सामने वाली भुजा कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, मैं लिख सकता हूँ सामने वाली भुजा का नाम बताना है, आंसर आ जाएगा BC। निश्चित तौर पर आपको ऑप्शन सी में इसका आंसर दिख गया होगा। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को, में कोई बड़ी बात नहीं थी। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। चलिए ये वाला क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन को हम इरेज कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रायंगल एबीसी के दो माध्यक, ये है माध्यक यानी माध्यिका, ये होगा ट्रायंगल एबीसी नाम दे दिया। इसके दो माध्यक हैं BE और CF, A B और C। BE माध्यक जो हैं उनका और G उनके प्रतिच्छेदक बिंदु का नाम है भैया। अच्छा AE O पर AG को काटती है, अनुपात AO तथा OG को बताना है भैया। यहां देखना इस तरीके से हमने यहां पर माध्यिका बना दी है, एक माध्यिका, थोड़ा सा हल्का सा एकदम से हम थोड़ा सा करेक्ट स्ट्रेट कर दें एक लाइन को इस तरीके से। चलिए इसके बाद में यहां से माध्यिका खींची, इस तरीके से आ जाएगी। चलिए ठीक है, यहां से माध्यिका खींच दी हमने, ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा भैया। ये लाइंस इसके इक्वल हो जाएगी और ये वाली लाइन इसके इक्वल हो जाएगी। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, EF इसकी जो BE और CF। अब EF जो लाइन एक है निश्चित तौर पर होगा कि भैया ये पैरेलल होगी इसकी। EF O पर AG को काटती है, EF जो है O पर AG, यहां से कोई एक लाइन है, इसका नाम G है, O पर काटती है यहां पे, सॉरी G यहां नहीं होगा, G उसके ग्रेविटी सेंटर का नाम होगा, ये होगा G, और यहां पर इसको E को O पर काटती है। आगे बताना है AO-OG का रेशियो, AO रेशियो OG का रेशियो आपको बताना है कितना होगा प्यारे बच्चों। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, निश्चित तौर पर आप ये बता सकते हैं क्या मुझे कि केंद्रक जो होता है जिसका नाम ग्रेविटी सेंटर है, मैं लिख सकता हूं कि ग्रेविटी सेंटर जो होता है इसका नाम कुछ भी हम दे देते हैं, चलो P नाम दे दिया है, तो मैं लिख सकता हूं कि AG रेशियो GP, हमेशा याद रखना 2:1 होता है। क्यों, कैसे पता है भैया, ये आपको हम कई बार बता चुके हैं। केंद्रक जो होता है वो माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। इस चीज को आप भली भांति समझें। इसमें जो लिखा गया है प्यारे बच्चों कि हमें इन दोनों का रेशियो बताना है, इस पार्ट्स का और इस पार्ट्स का मुझे रेशियो बताना है। तो हमने ये लिखा हुआ है कि AO की जो लेंथ होगी, AO किसके बराबर होगा, OP के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा भैया, अगर ये इस रेखा का मध्य बिंदु है और FAB का मध्य बिंदु है, तो O जो होगा वो AP का मध्य बिंदु होगा O। तो हम लिख सकते हैं कि AO और OP आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इस चीज को आप समझिएगा। आगे अगर हम चलें
इन दोनों को अगर हम इनका रेशियो निकालें प्यारे बच्चों, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे जिसका रेशियो निकालना है ए और ओ जी का रेशियो निकालना है प्यारे बच्चों, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा कि ए ओ अपॉन में ओ जी, इनका रेशियो निकालना है। ए ओ को हमने डायरेक्ट ए ओ लिखा है। ओ जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ से जी को हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, आप बहुत अच्छे तरीके से बताना। अगर मैं ए जी में से, ए जी यहां से लेकर इस लेंथ में से अगर मैं ए ओ को लेस कर दूं, यानी ए जी माइनस में किसको लेंथ कर दूं, ए ओ, इसको अगर लेस कर दूं तो क्या OG की लेंथ आ जाएगी। क्या OG की लेंथ निकालने के लिए AG में से हमने AO को लेस कर दिया है, तो कौन आ जाएगा हमारे पास, OG आ जाएगा। हमने लिखा AO को मैं क्या लिख सकता हूं, आप ही बताइए। AO को मैं 1/2 यानी AP का हाफ लिख सकता हूं क्या, क्योंकि AO और OP इक्वल हैं, तो मैंने क्या लिखा 1/2 और यहां पे लिख दिया हमने AP अपॉन में AG की लेंथ क्या लिख सकते हैं हम, AG यहां से लेकर इसको देखें तो क्या ये 2/3 होता है क्या, ये 2/3 होता है क्या, तो हमने यहां पे लिखा है, बहुत अच्छे तरीके से देखना है। मैंने यहां पे लिखा ये केंद्रक है, केंद्रक भैया 2:1 में डिवाइड करता है, तो ये कौन सा पार्ट होता है, 2/3 पार्ट होता है। 2/3 पार्ट है किसका, AP का, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2/3 पार्ट होगा किसका, AP का। फिर AO की वैल्यू क्या लिख दी है, A100 तक की लिख दी कि AP का ये क्या है, आधा है, तो माइनस में 1/2 और कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों, AP। तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 यहाँ से आ जाएगा AP अपॉन में, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2i ऑफ AP, सॉरी 4 ऑफ AP, 4 AP, 3 2 जा 2 2 जा 4, माइनस में 2 3 जा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा AP। यहाँ पे कितना बचेगा, AP अपॉन 2 और यहाँ पे बचेगा 4 में से यहाँ चला जाएगा AP और अपॉन में 6 आ जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू AP अपॉन में 2 इंटू AP, AP से AP कैंसिल हो जाएगा भैया, रेशियो आ जाएगा 3:2। कितना समझ में आया बेटा, ये आप सब मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्यारे बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्द से जल्द लिख सकते हैं, आप जो कुछ भी करना हो आप कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपके सामने हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। जो AG की लेंथ है भैया, वो AG जो है वो ग्रेविटी सेंटर है, वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, तो AG की जो लेंथ हो जाएगी, मैं लिख सकता हूँ इसका जो पार्ट होगा वो 1/3 पार्ट होता है, ये 2/3 पार्ट होता है, ये याद रखना है। चलिए, तो आज का क्लास आपको कैसी लगी मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। भैया आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा आप सभी का एक बार धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।